तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है JNV मॉडल पेपर सेट एक्स के गणित के 20 प्रश्नों का हल मैं आज के इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए समय न गंवाते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न है। लिखा है अंकों 1, 0, 5 तथा 7 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या। कोष्टक में लिखा है कोई एक अंक दोबारा प्रयोग करने पर का योग है। देखो, अंक हमारे पास 1 है, 0 है, 5 है और 7 है, यानी अंक कुल 4 दिए हैं। लेकिन प्रश्न कहता है 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखना है और उसका योग करना है, माने जोड़ना है। और निर्देश क्या लिख दिया है कि कोई एक अंक दोबारा प्रयोग करने पर, तो कोई एक अंक को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जब लिखते हैं ना, तो तुम लोगों को पता है सबसे बड़े अंक को 2 बार लिखा जाता है। तो इस तरह सबसे बड़ा अंक इन चारों अंकों में 7 है, इसको 2 बार लिख लेते हैं बस। इसको अंकों को घटते क्रम में लिख लो। ये देखो 5 अंकों की संख्या बन गया। अब छोटी संख्या बनाना है, तो छोटी संख्या बनाए तो इन चारों अंकों में सबसे छोटा मान वाला अंक है 0, तो 0 2 बार लिखाया जाए। तो 0 को शुरू में कभी मत लिखना, 0 हमेशा दूसरा नंबर से लिखाना शुरू होता है। तो ये हो गया 0। अब एक से बड़ा संख्या, इसमें एक से बड़ा अंक क्या दिया है 5 और उससे बड़ा 7। ये बन गया हमारा, ये जो 4 अंक दिए हैं इनसे 5 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। क्या करना था? योग। चलो, योग माने जोड़ना। जोड़ते हैं 0 और 7 7, 5 और 1 6, 5 और 0 5, 7 और 0 7, 7 और 1 8। इस तरह मिला हमको 87,567, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों। तो इस 41 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है। निम्न में से कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित होती है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, इनमें से कौन सी संख्या 88 से भाग करें तो 0 शेषफल आता है, यह पूछ रहा है। क्योंकि 0 शेषफल आता है तभी मानते हैं कि वह संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो यह प्रश्न बच्चों विभाज्यता के नियम पर आधारित है। देखो 88 को अगर हम गुणनफल के रूप में तोड़े, गुणा करके, तो मिलेगा हमको 11 8 88। अब 11 का विभाज्यता का नियम जान रहे हैं, 8 का विभाज्यता का नियम जान रहे हैं। तो 11 विभाज्यता का नियम क्या कहता है? एक एक अंतराल के अंकों का योगफल को इस तरह जोड़ के घटाएं आपस में, तो 0 या 11 के गुणा मिलना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है। 2 है, 8 है, 7 है, फिर 8 है, फिर ये 6 है और 4 है। अंकों के एक एक अंतराल के अंकों को योग करें। ये 2 और 7 9, 9 6 15 हो गया, लिख लिए। उसके बाद जो बचा अंक उनको जोड़ें। 8 और 8 16, 16 4 20। तो 20 और 15 का अंतर क्या आया? 5 आया। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, अगला देखें। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। 2 9 5 2 8 4। चलिए 2 5 7, 7 8 15, इसको जोड़ें। 9 2 11, 11 4 15 और 15 15 का अंतर 0। तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब 11 कहीं नहीं, 88 बराबर क्या होता है? 11 गुणित 8, यानी 11 8 88। तो 11 का विभाज्यता के नियम में तो ये पास हो गया। अब 8 का विभाज्यता का नियम देखें, तो 8 के विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए।
तो अंतिम 3 अंक यानी कि कितना लिखा है 284। और 284 को 8 से भाग करें तो देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो बचेगा 4, 44 8 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन है, ये विभाजित नहीं होगा 88 से। ठीक है, दोनों से होना चाहिए ना, वही संख्या उत्तर होगा। अब देखें तीसरा संख्या क्या है, ये 2 3 3 5 5 2। चलो तो करते हैं, 2 3 5, 5 5 10। अब बचे अंकों को योग करें, 3 5 8, 8 2 10, 10 में 10 घटाए 0, तो ये 11 विभाज्यता के नियम में आ गया। अब देखेंगे 552, अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या क्या है 552, ये 8 से भी विभाजित होना चाहिए। 8 एकम 8, 8 छक्का 48, बचेगा कितना 7, तो क्या बन गया 72, तो 8 निया 72। इस तरह ये जो संख्या है वो 11 के भी विभाज्यता के नियम में आ रहा है और 8 के विभाज्यता के नियम में भी आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी ही बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, चौथा ऑप्शन भी एक बार जांच कर लो। ठीक, वो दोनों में थोड़ी आ रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं 3 9 8 5 0 8, देख लो 3 8 11 11 हो गया, 0 11 0 11 होगा, 9 5 14 14 8 22, तो इस तरह इनका अंतर 11 है। देखो 3 8 11, 11 और 0 11 हुआ, यहाँ से 3 9 5 14 14 8 होता है 22, तो 22 और 11 का अंतर 11 हो रहा है, तो यहाँ ये भी 11 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अंकों अंतिम अंकों को देखें तो 508 हो रहा है, कितना हो रहा है 508, इसको 8 से विभाजित करके देखें तो 8 छक्का 48, बचेगा 2। अब ये 28 बना, तो 28 8 से विभाजित नहीं होता, तो ये 8 की विभाज्यता के नियम में नहीं आ रहा है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी जो कि 11 की विभाज्यता के नियम में भी आ रहा है, 8 के भी विभाज्यता के नियम में आ रहा है, इसका मतलब ये 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं, 12 सही 3/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। देखो पहला चीज, कभी भी इस तरह मिश्र भिन्न लिखा है 12 सही 3/16, तो ये जो 12 सही कह रहे हैं वो दशमलव के ठीक ये इधर रहेगा। ठीक, अब जो भिन्न है यहाँ 3/16, इसी को हल करके हमको दशमलव के इधर यानी दाएं हाथ तरफ लिखना रहता है। ठीक, एकदम सिंपल सी बात, जो सही के रूप में लिखा है यानी 12 सही लिखा है, तो 12 दशमलव के इधर बाएं हाथ की ओर रहेगा यानी इकाई दहाई सैकड़ा की ओर, और ये 10वें 100वें 1000वें की ओर क्या प्राप्त करेंगे, ये 3 को भाग करेंगे। तो चलिए 3 को भाग करके दशमलव वाली संख्या प्राप्त करते हैं, तो ये 3 है, इसको हमको 3/16 का मतलब क्या है 16 से 3 को भाग करना है, तो 16 शून्य शून्य जाएगा, घटाएंगे क्या मिलेगा 3, दशमलव लगाएंगे उतारेंगे शून्य, तो 16 एक कम 16 आएगा, क्या बचा 14। अब दशमलव लगा चुके हैं इसलिए फिर एक बार आएगा, तो 16 अट्ठे 128, अब 16 अट्ठे 128 बचा क्या 12, दशमलव लग चुका है इसलिए फिर शून्य उतारेंगे, 16 सत्ते 112, तो क्या बचा देखो 8, अब दशमलव लग चुका है इसलिए क्या उतारेंगे शून्य, 16 पंचे 80, इस तरह हमको शेषफल क्या मिला 0 मिला। तो क्या मिला देखो 0.1875, तो दशमलव बाद जो लिखा है 1875 उसको लिखेंगे, तो यही है बच्चों इस प्रश्न का आंसर, जो कि देखो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो जब भी ऐसा मिश्र भिन्न दिया है उसको दशमलव में परिवर्तित कीजिए, ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना ये जो सही के रूप में लिखा है 12 सही पढ़ रहे हैं ना 3/16, तो ये 12 सही कह रहे हैं,
ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या दशमलव के इधर बाएं तरफ लिखाता है। अब ये क्या है, एक सम भिन्न है। सम भिन्न का मतलब एक से हमेशा छोटा होता है सम भिन्न, और सम भिन्न का मान दशमलव में लिखेंगे ना तो दशमलव के हमेशा इधर दाएं तरफ लिखाता है, 10वें 100वें 1000वें के स्थान पर। ठीक, तो उसको हमको भाग कर लेना है इस तरह, अंश के संख्या को हर के संख्या से भाग किया जाता है, ये याद रखें। ठीक, तो ये हो गया हमारा उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, उनमें से बीच वाली संख्या है क्या? तो सिंपल है बच्चों, पहली बात तो प्रश्न पढ़ के ही उत्तर आ जाता है। औसत संख्या हमेशा बीच में होता है, औसत संख्या हमेशा बीच में ही होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 1 2 3 4 5, देखो ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखा है मैंने, प्रथम 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है ये, इसको बोलते हैं प्रथम 5 क्रमागत प्राकृत संख्या। ठीक है, तो अगर इसका औसत पूछे, औसत कहें तो औसत हमेशा देखो दो संख्या इधर है दो संख्या इधर है, तो बीच वाला संख्या ही औसत हो, 3 ही औसत होता है बीच वाला। कोई भी क्रमागत संख्या लिखा हो, चाहे प्राकृत हो, सम विषम या गुणज किसी संख्या का, तो उसका बीच वाला संख्या ही औसत होता है। औसत को समांतर माध्य भी कहा जाता है, ये भी आता है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 लिखा है, तो उनमें से बीच वाली संख्या का है, तो औसत बीच वाली संख्या ही होता है। ठीक, तो इसी तरह ये 10 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। देखो करके बता देता हूँ मैं, ये देखो, ये 10 को बीच में लिख दो, 5 ठो संख्या है तो इधर 2 संख्या होगा, आगे और पीछे भी 2 संख्या होगा, तो 10 के पहले 9 होगा, 9 के पहले 8 होगा, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12। तो यही वो 5 क्रमागत संख्या बच्चों जिनका औसत 10 है। कैसे इनको जोड़ा जाता है ना, तो देखो जोड़ के, ये 8 और 12 20 हुआ, 9 और 11 20 हुआ, और ये 10 कितना हो गया टोटल 50। अब कुल संख्या 50 है तो 5 से भाग करते हैं औसत निकालने के लिए। इस तरह देखो 5 10 50 है, तो यही बीच में है ना, तो बीच वाली संख्या ही औसत होता है। इसमें ऑलरेडी बीच औसत दे दिया है, तो उसी से पता चल गया कि वो बीच वाली संख्या है। हम पहले से इसके बारे में जानते रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कोई कभी भी क्रमागत संख्या लिख रहे हैं, चाहे प्राकृत हो, सम हो, विषम हो या गुणज हो, तो बीच में जो संख्या रहता है वही उन संख्याओं का औसत हो। तो पहले से बोल दिया है बीच वाली औसत बता दिया है, इससे पता चल गया बीच वाली संख्या है, और बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो यही आंसर ऑप्शन ए 10। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पानी की टंकी का आधा भाग भरने पर 70 लीटर पानी आता है। मान लो देखो ये पानी की टंकी है, इसका आधा भरे, आधा को भरे तब ये 70 लीटर पानी इसमें आता है। आधा को भरेंगे तो, अब पूरा भरेंगे तो भाई आधा बचा है उसमें भी 70 लीटर आएगा, यानी कि पूरा भरने पर 140 लीटर पानी आता है। यानी कि इस टंकी की धारिता कहे बच्चों, किसी भी बर्तन में जितना पानी समाता है वो उसकी धारिता कहलाता है। तो चूंकि आधा के बारे में बताया है, आधा भाग भरने पर 70 लीटर, तो भाई पूरा भरेंगे तो 70 140 लीटर आएगा। इसका 2/7 भाग भरा है। अब यही से समझना है, इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है यहाँ टंकी से है, ये एक सर्वनाम है और इसका शब्द किसके लिए लिया गया है, टंकी के लिए। तो टंकी का 2/7 भाग भरा है, तो टंकी में भरता कितना है 140 लीटर। तो इस तरह 140 का, इसका माने टंकी का, टंकी में 140 लीटर आता है, का यानी गुणा और 2/7।
भाग भरा है लिखा है, इतना भाग भरा है। तो इस कितना होता है देखो, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य और 20 दूनी 40, यानी हो गया 40 लीटर वास्तव में पानी उस टंकी पर भरा है, ये पता चला। इसका 2/7 भाग भरा है, मतलब टंकी का 2/7 भाग भरा है और टंकी में कुल 140 लीटर पानी आता है। तो 140 का 2/7 किए तो क्या मिला, 40 लीटर। अब लिखा है इसमें से 1/5 भाग पानी निकाल लिया जाता है। तो पानी किस में से निकालेगा भाई, जितना भरा है उसी में से निकालेगा ना। तो इसमें से माने इस 40 में से, इस 40 में से 1/5 भाग पानी निकाल लिया जाता है। तो 40 का 1/5 करना पड़ेगा। तो 40 का 1/5 किए, देखो क्या है, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, यानी 8 एक कम 8, 8 लीटर पानी निकाल लिया गया उसमें से। किस में से, ये जो 40 लीटर भरा था उसमें, उसी में से 8 लीटर को निकाल लिया गया। तो कितना बचा, यानी 32 लीटर पानी अभी बचा टैंक में। अब क्या कहता है, तो टैंक में कितना पानी डाला जाए कि यह टैंक पूरा भर जाए। अब देखो टंकी कितना में भर रहा था, 140 लीटर में। अब तुम्हारे पास टंकी में पानी कितना बचा है, 32। तो बस इसको घटाओ तो कितना आएगा, सिंपल सी बात, 108 लीटर। तो 108 लीटर पानी और डालेंगे ना, क्योंकि 32 लीटर तो अभी है उसमें, 108 लीटर और डालेंगे तो पूरा 140 लीटर हो जाएगा, यानी वो भर जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन बी बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहला काम क्या किए, ध्यान दो। प्रश्न में लिखा था टंकी आधा भरने पर 70 लीटर आता है। तो सबसे पहले पूरा भरने पर कितना आता है ये जानना जरूरी। तो आधा 70 है, तो बचा है आधा, उसमें भी 70 ही आएगा। तो इस तरह जान गए टंकी की धारिता तुरंत निकाल लेना है 140। अब कह रहा है इसका 1/7 भाग भरा है, तो इसका मतलब टंकी का। तो ये टंकी में तो 140 आता है, तो 140 का 2/7 निकालें, कितना आया, 40 लीटर। तो यही 40 लीटर पानी उसमें भरा था। अब उस 40 लीटर में से देखो, इसमें से कह रहा है माने जो पानी भरा है उसमें से 1/5 भाग पानी निकाल लिया जाता है। तो 1/5 किए 40 का तो क्या आया, 8, 5 लीटर निकाल लिया जी। अब 40 भरा था, 8 निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 32। उसके बाद पूछ रहा है कि उस टंकी में और कितना पानी डाला जाए तो पूरा भर जाए। तो टंकी की कुल धारिता में से अभी टंकी में कितना पानी बचा है उसको घटा दिया जाता है, तो उत्तर आ जाता है, कितना भरा जाएगा, 108 लीटर उत्तर है। अगला देखें, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। किस क्रम में, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है बच्चों, शुरू में बड़ा संख्या होना चाहिए, उसके पीछे छोटा, उसके पीछे छोटा, उसके पीछे छोटा, जिसे घटते क्रम भी कहा जाता है। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, घटते क्रम। सबसे शुरू में सबसे बड़ा भिन्न, उससे उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक, तो इधर बड़ा होना चाहिए और इधर छोटा होना चाहिए। भिन्न को देखें हम किस तरह का भिन्न है, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रश्न को। 7/16, 15/16, 1/16 और 3/16। ठीक, हर समान है, हर समान हो तो जिस भिन्न के अंश में सबसे बड़ी संख्या हो वो भिन्न बड़ा होता है। कब, हर एक जैसा हो, एक समान हो। तो सभी में देखो 16 16 ही लिखा है हर में। तो अंश में जिसमें बड़ा संख्या है, तो 7, 15, 1, 3 में बड़ा संख्या 15 है, तो 15/16 ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब उससे छोटा देखें तो ये 7 वाला होगा, 7/16, और उससे छोटा 3/16, और उससे छोटा 1/16। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ध्यान से देखो, तो ये है केवल ऑप्शन सी में। तो यही बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब भी
अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखने के लिए आएगा तो सबसे बड़े भिन्न को सामने लिखना। पहचानने का तरीका, अगर हर समान हो तो बड़ा अंश वाला संख्या बड़ा होता है, छोटा अंश वाला संख्या छोटा होता है। क्लियर? डिटेल में जानने के लिए मेरा भिन्न वाला वीडियो और देख लें। चलिए, ये प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है? सरल करना है। सरल करने का मतलब होता है बच्चों, बोर्ड मास का जो नियम होता है उस नियम के आधार पे हल करना, या कह सकते हैं जो चिन्ह दिया है उस चिन्ह के आधार पे हल करना। तो क्या लिखा है प्रश्न? कोष्टक में है ऋण 12, फिर उसके बगल धन, उसके बाद है ऋण 6। उसको पहले ऐसे लिख लेना, ठीक? जैसा लिखा है सेम टू सेम उसको लिखना है। ये तो ये ऋण 4 हो गया। फिर ऋण के बाद इधर लिख लेता हूँ मैं भी, ये मंझला कोष्टक, 2 ऋण, फिर 3 ऋण 5, इस तरह लिखा हुआ। ठीक, कैसे हल करेंगे ध्यान दो। सबसे पहले सबसे अंदर के कोष्टक को हल करते हैं। तो ये सबसे छोटा कोष्टक देखो, यहाँ सबसे छोटा कोष्टक में क्या है? 3 ऋण 5। तो हल करेंगे तो उत्तर आएगा, भाई ऋण 5 है और धन 2 है तो ऋण 2 उत्तर आएगा। अब देखो 3 ऋण 5 को हल किए, क्या मिला? ऋण 2। अब देखो यहाँ बाहर ऋण अलग से है और फिर ये 2 लिखा है। अब ये है मंझला कोष्टक के अंदर, तो ऋण 2 का गुणा होता है बच्चों, तो ये बन जाता है धन। ऋण और ऋण चिन्ह का गुणा होता है ना, तो धन बन जाता है। तो इस तरह ये धन बन गया, यानी कि अब ये 2 धन 2 हो गया। तो इसको हल करेंगे 2 धन 2 तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब ये मंझला कोष्टक भी हल हो गया, यहाँ तक हल हो गया। ठीक, अब यहाँ तक हल हो गया। अब यहाँ देखो, ये बाहर में क्या है? मंझला कोष्टक के बाहर देखो ध्यान से, इधर ये ऋण चिन्ह है ना, देखो प्रश्न में। ये जब ये मंझला कोष्टक हल हो गया तो यहाँ देखो 4 के बगल में ऋण चिन्ह, तो ये ऋण चिन्ह इसके बगल में आ गया। फिर क्या लिखा है कोष्टक में? देखो ऋण 4 लिखा है ऐसे। अब फिर यहाँ गुणा लिखा है, गुणा के बाद क्या लिखा है कोष्टक में? ऋण 5 लिखा है। फिर यहाँ बड़ा कोष्टक, तो इस तरह ये बड़ा कोष्टक वाला बचा। तो यहाँ तो ऋण चिन्ह है और यहाँ गुणा चिन्ह है, तो गुणा पहले होता है, घटाव बाद में होता है। तो 5 और 4 का गुणा होगा, 4 पंचे 20। अब ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है, तो इस तरह धन 20 हो गया। अब ऋण 4 बड़ा कोष्टक में ये बचा है, तो 20 में से 4 जाएगा, क्या बचता है? 16। अब बड़ा कोष्टक के बाहर देखो, यहाँ पर ये ऋण है तो 16 के सामने ऋण आएगा। अब फिर ये क्या लिखा है? 2 को लिखे, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाए। कोष्टक में देखो क्या है? ऋण 6 है। अब उसके बाद क्या है? धन। और फिर कोष्टक में ऋण 12 है। अब इसको देखो क्या हल करेंगे, तो भाग पहले हल होता है, तो भाग ऋण 6 2 के बीच में है, तो 2 को 6 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? ऋण 3 मिलेगा जी। तो ये अब इसको लिख लेते हैं ऋण 12 और धन, ये लिख लिए। अब इसको हल किए तो उत्तर मिला हमको ऋण 3। अब ऋण 3 मिला, बाहर है देखो धन चिन्ह, और फिर यहाँ ऋण 16 है, ये ऋण 16 है, फिर धन चिन्ह है, कोष्टक खुलेगा तो ये हो जाएगा ऋण। ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, तो इस तरह ये हो गया। अब ये है ऋण 16। ठीक, अब देखो ऋण 12, ऋण 3 और ऋण 16 सबको क्या करना पड़ेगा? ऋण ऋण भी आपस जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? 12 3 15। अब 15 और 16 कितना हो गया? 31। लेकिन सब ऋण को जोड़े हो इसलिए ऋण 31 होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक, तो ये ऋण धन के गुणा का जो नियम है ये आप लोगों को जानना है। तो याद रखो, ऋण वाला संख्या का गुणा ऋण वाला से करोगे तो उत्तर धनात्मक हो जाता है। तो ऋण वाले का गुणा धन से करोगे तो ऋण ही आएगा, धन वाले का गुणा ऋण से करोगे तो भी ऋण ही आएगा।
और धन का गुणा धन से करोगे तो भी धन ही आएगा। तो इससे मतलब क्या समझे कि एक जैसा चिन्ह वाले संख्या का, यानी चाहे वो ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक धनात्मक संख्या हो, गुणा करोगे तो हमेशा धन ही आता है। लेकिन एक संख्या ऋण वाला हो और एक संख्या धनात्मक संख्या हो, ऐसे संख्या का आपस में गुणा करोगे तो हमेशा ऋणात्मक संख्या उत्तर मिलेगी। और ये जोड़ते समय याद रखना, जोड़ते समय याद रखना, अगर ऋण ऋण को जोड़ रहे हो तो ऋण उत्तर आता है, धन धन को जोड़ोगे तो धन उत्तर आता है। ठीक। और एक संख्या बड़ा, जैसे यहाँ पर देखो 3 ऋण 5 था, यानी ऋणात्मक संख्या बड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ जी, 5 ऋण मतलब 5 रुपये का उधारी है। 3 धन माने 3 रुपये धन है तुम्हारे पास, तो 2 रुपये तो उधारी बचा ही रहेगा ना, उधारी को ऋण से ऐसे समझना है धन ऋण करते समय। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न हल करना है। बच्चों एक हॉल की विमाएँ 5.0 मीटर गुणित 3.0 मीटर है। इसके फर्श को पूरा ढकने के लिए 400 आयताकार टाइलें लगती हैं। तो एक टाइल का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होगा कह रहा। देखो ध्यान दो, विमाएँ मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक। तो आयताकार है, तो एक आयताकार इस तरह से क्या है, एक फर्श है ये। अब इसका लंबाई है 5.0 मीटर, यानी कि वो 5 ही मीटर है। और 3.0 कहें तो वो 3 ही मीटर होगा। ये दशमलव बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता। अब चूंकि क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में पूछा है तो उसको सेंटीमीटर बना लेना है पहले। तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर होता है। अब 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर होता है। 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक टाइल का क्षेत्रफल हमको सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर बनाए रहोगे तभी सेंटीमीटर में उत्तर आता है। अब देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा ये समझो। मैंने बताया था टाइल की संख्या का सूत्र, टाइल की संख्या। तो टाइल की संख्या कब पता चलता है, कितना टाइल लगा है किसी फर्श में, तो वो यानी जहाँ पर लगाया जा रहा है टाइल उसका क्षेत्रफल। तो हॉल की विमाएँ यहाँ लिखना पड़ेगा, हॉल की विमाएँ, और नीचे में एक टाइल की विमाएँ, एक टाइल की विमाएँ, ये सूत्र होता है। कभी भी किसी भी हॉल में फर्श में कितना टाइल्स लगा है ये जानना रहता है ना, तो हॉल या फर्श जिसकी जहाँ टाइल लगाना है उसकी विमाएँ को लिख दो और एक टाइल की जो विमाएँ दिया है उसको लिख दो। तो देखो यहाँ टाइल की संख्या दे दिया है 400, तो ये 400 यहाँ आ गया। अब हॉल की विमाएँ क्या दिया है, देखो 5 मीटर गुणित 3 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर बदल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 500 गुणित 300 ये। अब एक टाइल की विमा, एक टाइल की विमा हमको तो पता करना है, ये नहीं पता, तो एक टाइल की विमा नीचे लिखाया रहता है ऐसे, तो ये पक्षांतर हो जाएगा इधर और ये आ जाएगा इसके जगह में। तो इस तरह हो जाएगा एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो इधर आ गया। अब उधर क्या बचा, 500 गुणित 300, और टाइलों की संख्या नीचे आ गया 400। तो देखो ऊपर नीचे 2 शून्य है, काट देते हैं, 4 से कटेगा, देखो 4 एक कम 4 और बचेगा 1 तो बन गया 10, 4 दूनी 8 और बचेगा 2 बन गया 20, 4 पंचे 20, यानी कि मिल गया 125 गुणित, इसमें 3 ही बचा है। 125 गुणित 3 करेंगे क्या मिलेगा, 3 पंचे 15, हासिल 3 दूनी 6 1 7 3 एक कम 3, यानी कि 375। तो 375 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक। तो इस तरह से बच्चों अगर एक टाइल का क्षेत्रफल पूछे तो हॉल की जो विमाएँ हैं या हॉल का अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसको भाग करना है कुल टाइल की संख्या से। तो हमको हॉल की विमाएँ पता था, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में पूछा था, इसीलिए
हॉल की जो विमाएँ हैं उसको सेंटीमीटर में बदला। क्यों बदला पता है ना? क्योंकि हॉल की विमाएँ मीटर में लिखा था और प्रश्न हमको सेंटीमीटर में पूछा था, इसीलिए 5 मीटर 3 मीटर को 500 मीटर 300 मीटर लिखा। और टाइल की संख्या पता था तो उसी से भाग करोगे तो एक टाइल का क्षेत्रफल पता चल जाता है। यहाँ एक टाइल का क्षेत्रफल पूछा था। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा। तो देखो भाई, 8 मीटर बराबर क्या होता है? 800 सेंटीमीटर। ये तो सही है। ऑप्शन ए देखो, 8 मिलीमीटर बराबर तो 8 मिलीमीटर, फिर ये सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इस तरह बन गया मीटर। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है। 8 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखा है? ये तो ये आठ ऐसे लिखा है 0.8 मीटर। तो ये बच्चों वास्तव में 8 डेसीमीटर है, लेकिन यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा है। तो यही गलत है, ये गलत है। और 8 सेंटीमीटर बराबर 80 मिलीमीटर होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ अगर देखो, सेंटीमीटर के बाद क्या आता है? मिलीमीटर। सेंटीमीटर में 8 लिखा हो, मिलीमीटर बनाना है तो मिलीमीटर में 0 लिखना पड़ेगा ना। तो 8 सेंटीमीटर बराबर 80 मिलीमीटर होता है, बिल्कुल सही है। स्केल में देखना बच्चों, ऐसे एक एक सेंटीमीटर बना रहता है, तो बीच में जो 10 लाइन खींचा रहता है ना, वो क्या है? मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर होता है। तो 8 सेंटीमीटर बराबर 80 मिलीमीटर नहीं हुआ जी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत लिखा है। 8 सेंटीमीटर बराबर 0.8 मीटर नहीं होता। तो यही इसका उत्तर है। एक दुकानदार ने 5 रुपये के 4 संतरे के भाव से कुछ संतरे खरीदकर 6 रुपये के 5 संतरे के भाव से बेचने पर 7.5 रुपये की हानि होती है। तो दुकानदार ने कुल कितने संतरे बेचे? जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहले एक एक संतरे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो 4 संतरे को बेचा 5 रुपये में, तो एक संतरे को बेचेगा वो 5/4 में। मैं बताया था एक का जानना है तो वस्तु की संख्या से रुपया को भाग कर दिया जाता है। तो इस तरह मिल गया हमको एक संतरे का क्या खरीदा था, इतना में खरीदा। 4 संतरे को 5 रुपये में खरीदा था, तो एक संतरे कितने में खरीदेगा? 5/4 रुपये में। ठीक, अब बेचा कितना में देखो, तो 5 संतरे को बेचा उसने 6 रुपये में। तो एक संतरे को कितने में बेचेगा? 6/5 रुपये में। तो ये हो गया बेचा, विक्रय मूल्य भी जान गए। अब हानि जानना है। तो हानि क्या होता है? हानि होता है, हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। ठीक, हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और बेचे रहते हैं कम में। तो ये 5/4 में से जो कि क्रय मूल्य है एक संतरे का और एक संतरे का विक्रय मूल्य है 6/5, इसी को घटाएंगे। तो देखो लघुत्तम आया 20, 5 5 6 25, क्योंकि इन दोनों का दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या है। 5 5 25, 6 चौक 24, क्या आया? 1/20। यही हानि है। 1/20 क्या है? हानि है। कैसे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर जो आता है वो हानि होता है। अब प्रश्न में हानि दिया कितना है देखो, 7.5 रुपये। तो 7.5 रुपये को हमको 1/20 से क्या करना रहता है? भाग करना रहता है। तो 7.5 को 1/20 से भाग करोगे, यानी बटे करोगे, तो भाग को उल्टा करने से क्या होता है जी? गुणा बन जाता है। तो इस तरह 1/20 को उल्टा करोगे हो जाएगा 20/1, यानी 20h हुआ। अब बस इसका गुणा करना है। तो क्या होगा? 0 की 0, 2 5 6 10, हासिल 1, 2 7 14, 1 15। एक अंक के आगे दशमलव है, तो इस तरह क्या मिला?
150 रुपये। तो 150 संतरे उसने कुल बेचा, तब जाके उसको ये 7.5 रुपया कहानी हुआ। ऑप्शन सी इसका पूरा सही उत्तर है। अब इसमें एक और चीज जो ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाता है, ऐसे देखो, यहाँ पर जैसे आया ना 5/4, तो 5/4 को तुम ऐसे करके सीधा रुपया बदल सकते हो। जैसे 5 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 बचेगा, 1 दशमलव लगाएंगे, उतारेंगे 0 तो 4 दूनी 8 बचेगा 2 दशमलव लग चुका है, 20 बन गया, 4 पंचे 20। तो इस तरह 1 रुपया 20 पैसा में वो खरीदा था एक संतरे को। ठीक, अब उसी तरह बेचा कितना में, तो 6/5, तो 6/5 को भी ऐसे कर सकते हैं। 6 को 5 से भाग करो, 5 एक कम 5 बचा 1 दशमलव लगा के उतारे 0, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 रुपये में वो उसको बेचा। तो 1.2 में बेचा और 1.25 में खरीदा था, तो ज़्यादा में तो खरीदा था ना भाई, तो ज़्यादा में खरीदा था तो हानि निकाले, फिर खरीदा में से 1.25 में से 1.2 घटाए तो क्या मिला, देखो ये 0.05 की हानि हुआ। अब इसी 0.05 से 0.75 को क्या किए, भाग किए। तो इस तरह इसको भी 2 अंक किए, तो इस तरह बन गया ये 750/5। तो देखो 5 एक कम 5 बचा 2, 5 पंचे 25 का 5 शून्यम 0, 185 आया। तो हल करने का तरीका चाहे कुछ भी हो, अगर सही नियम से हल करोगे तो उत्तर यही जाएगा। चाहे उसको रुपया बना के करो या भिन्न रखते हुए भी करो। ठीक, चलो अगला प्रश्न। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100। को जोड़ने पर कह रहा है, तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 197 मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 चीज केवल जानना था। पहला चीज, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। उसके बाद तीसरा चीज क्या जानना था, जोड़ना। तो ये तीनों चीज आएगा वो इस प्रश्न को हल कर सकता है। ठीक, तो बिल्कुल सरल प्रश्न था। चलिए अगला देखें। संख्या लिखा हुआ है, देखो कितना है, 24,32,672 का निकटतम 1000 तक सन्निकट। क्या करेंगे, पहले संख्या को लिख लेंगे, 24,32,672। 1000 तक निकटन करना है। 1000 के स्थान पे क्या है, तो 1000 तक के अंकों को ऐसे लिख लेना, ये तो इकाई दहाई सैकड़ा है। तो निकटतम 1000 तक सन्निकट मान होगा कहा है, तो ये 1000 तक के स्थान, 1000 के इधर जो बाएं तरफ जितना भी अंक है लिखना है। 1000 से छोटे जितने भी अंक लिखे हैं उनके जगह में हमको 0 लिख देना है बच्चों। निकटन या सन्निकट करने का नियम कहता है जिसका जहां तक सन्निकट करना है वहीं तक लिखेंगे और उससे छोटे अंक के स्थान पे 0 लिख देते हैं। अब देखें, 1000 के ठीक बगल में है सैकड़ा। सैकड़ा में अगर 5 से बड़ा अंक हो, 5 या 5 से बड़ा अंक हो, तो 1000 के स्थान पर 1 जुड़ जाता है। तो यहाँ 5 से बड़ा अंक है सैकड़ा में, तो 1000 के स्थान पर 1 जुड़ जाएगा। तो इस तरह क्या मिल गया, देखो हमको ये संख्या 2433 3 बार 0, 2433 3 बार 0 किस में लिखा है, देखो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और ये निकटन वाला संख्या पद्धति में बहुत बार पढ़ाए हैं। जहाँ भी निकटन करना है उस स्थान तक के अंकों को लिखते हैं बाएं तरफ के, और उससे छोटे स्थान के अंक 0 हो जाते हैं। ये याद रखना, वो कभी 0 से बड़े नहीं होंगे। और 1000 तक सन्निकट करना है तो 1000 से छोटे स्थान क्या था,
सैकड़ा, तो सैकड़ा में अगर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 अंक में से कोई एक अंक हो तो हजार के स्थान पर जिस जहाँ निकटन कर रहे हैं वहाँ एक जुड़ जाता है। तो इस तरह जोड़ दिया, उत्तर आ गया। चलो देखते हैं दंड आलेख से संबंधित ये प्रश्न। निम्न दंड आरेख 4 अलग अलग रंगों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो ये छात्रों की संख्या दिया है और ये रंग दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? हरा और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का औसत कह रहा है, औसत। तो हरा रंग देखो कितने लोग पसंद कर रहे हैं। हरा रंग का दंड आरेख 200 सीधा में है, 200 लिख लिए। नीला रंग कितने लोग पसंद कर रहे हैं? देखो मात्र 50 लोग। औसत कैसे निकालते हैं? जिनका पूछा गया है उनको पहले जोड़ेंगे और कितने ठो संख्या को जोड़ रहे हैं? 2 ठो, तो 2 से भाग करेंगे, सिंपल सा। तो 200 और 50 को जोड़ेंगे, 250 हुआ। और 250 को 2 से भाग करना माने आधा करना होता है। तो 250 का आधा क्या होता है? 125। यही इसका आंसर है। देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि भी किसी भी संख्या का बटे 2 करने का मतलब होता है उस संख्या को आधा करना। और आधा करने के लिए भाग देने की जरूरत नहीं है। 250 का आधा 125 जी, 200 का आधा 100, 50 का आधा 25, तो 125 आंसर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी रेखा को 2 भागों में बांटने वाली लंबवत रेखा उस पर कितने अंश का कोण बनाती है? देखो बच्चों, मान लो ये रेखा है, ठीक। अब रेखा को 2 भागों में बांटने वाली रेखा, तो मान लो ऐसे 2 भागों में बराबर बांटे। तो यहाँ लंबवत रेखा लिखा है, देखो ढंग से। वो 2 भागों में बांटने वाली से कम मतलब है किसी रेखा को 2 भागों में बांटने वाली लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा जो हमेशा 90 अंश का यहाँ कोण बनाए वही लंबवत रेखा कहलाता है। अगर वो मान लो ऐसे रेखा, एक रेखा, इस रेखा को मान लो ये भी एक रेखा है और इसको भी ये यहाँ से 2 बराबर भागों में बांट रहा है, लेकिन ये लंबवत नहीं है, केवल रेखा है। लेकिन लंबवत रेखा कहे तो लंबवत रेखा हमेशा 90 अंश का ही कोण बनाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी भी रेखा पर अगर कोई रेखा लंबवत है करके लिखा है, समझ जाओ वो उसके साथ 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। तो 90 अंश का कोण बना रहा है तो भी 90 अंश का कोण बना रहा है ऐसा लिखा हो तो समझ जाओ वो रेखा एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। एक दूसरे के ऊपर लंबवत रेखा ही 90 अंश का कोण बनाता है। क्लियर? इस चीज को याद रखना। तो ये शब्द पहचान था कि यहाँ 90 अंश का कोण बना है। चलो देखो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो तुम लोग जानते हो रे भैया, देखो 87 पहला ऑप्शन को ही देखो, अंकों का योगफल करें क्या होगा? 8, 7, 15। अब 15 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये 87 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? 1 और 87 के अलावा उसका 3 भी एक गुणनखंड है, और जिसके 3 गुणनखंड हो गए तो अभाज्य नहीं होता। तो ऑप्शन ए अभाज्य संख्या नहीं है। 89, 83, 79 अभाज्य संख्या है। और ये तो बार बार बोला गया है कि 1 से 100 तक का भाज्य संख्या, 1 से 100 तक का भाज्य संख्या तुम लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। अब पहचानने का तरीका भी बता चुके हैं उस वीडियो, ठीक। तो इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। चलो देखो, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 6:1:2 है, तो त्रिभुज के कोण क्रमशः हैं। चूंकि अनुपात से संबंधित प्रश्न आप लोग परीक्षा में नहीं आएंगे, सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका सरल तरीका भी बता दिया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़े। मान लो कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, 3 ठो कोण है, तो जोड़े तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए तीनों कोणों को जोड़ने पर। तो तीनों कोण का अनुपात दिया है कितना? 6 और 1 और 2। तो कोण को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तो अनुपात को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? देखो ना हो रहा है। तो बस
कोणों का जो योगफल है अनुपात के योगफल से भाग कर दो। क्या आया? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 शून्यम शून्य, 20 आया। बस कुल कोण के योगफल को 9 से जो भाग किए तो उत्तर क्या आया? 20। उसी का गुणा ये जो भी संख्या है उसके साथ कर देते हैं, अनुपात की संख्या। तो 6 से 20 का गुणा करोगे तो 120 आएगा, 1 से करोगे 20 का तो 20 आएगा, या इससे करोगे 2 से तो 20 दूनी 40 आएगा। जोड़ के देख लो, सब मिला के 180 हो रहा है। मतलब कौन सा उत्तर सही हुआ? ये 120, पहला क्या लिखा है 120 और दूसरा नंबर पे होगा 20, ये तीसरा नंबर पे 40, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत सरल प्रश्न है, कठिन नहीं है। क्या जानना है? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जानना है। ये सिंपल सी बात, ये वास्तव में बच्चों दो ठो आयत बना है। देखो एक आयत ये है, दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल लो पहले, ये प्रथम काम करना। ये क्योंकि इसका सबका लंबाई चौड़ाई पता है ये, तो चलो इसका देखें। तो ये जो लंबाई है आयत का, देखो यहाँ लिखा है कितना लिखा है? 8 मीटर। तो 8 मीटर लिखेंगे। अब इसका ये जो आयत बना है बड़ा वाला, इसका चौड़ाई कितना है? 2.5 मीटर। चलिए हल करें। 25 अट्ठे क्या होता है? 200। एक अंक के आगे क्या बोला? ये दो आयत बना है, इसमें एक खड़ी आयत है, एक आड़ी आयत है। तो आड़ी आयत का पहले कर रहे हैं। तो आड़ी आयत का लंबाई यहाँ दिया है 8 मीटर और इसका चौड़ाई दिया है यहाँ बगल में 2.5, तो गुणा किए तो 8 मीटर गुणित 2.5 मीटर किए तो क्या आएगा उत्तर? ये दशमलव लगा देने के बाद 20 वर्ग मीटर। मीटर मीटर का गुणा जी वर्ग में हो गया। अब इसका खड़ी का, तो खड़ी का देखो ये चौड़ाई दिया है कितना? 5, तो 5 मीटर चौड़ाई दिया है। इसका ये आयत का यहाँ पर दिया है 0.4 मीटर। अब इसका गुणा करें 5 चौक 20। अब एक अंक के आगे दशमलव है तो यहाँ दशमलव करेंगे तो 2 वर्ग मीटर आ गया उत्तर। ठीक, तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो 20 और 2 हो गया 22, 20 और 2 22 वर्ग मीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 2 बार जोड़े हैं इस वाले जगह को। ऐसे खड़ी आयत को जोड़े तो भी और आड़ी आड़ी यानी खड़ी को जोड़े तो भी, आड़ी को जोड़े तो भी, तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना है भाई? तो ये इधर वाले का है 2.5 और इधर वाले का है 0.4, तो ये 2.5 गुणित 0.4, यानी इसका क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि 2 बार इसको जोड़े थे। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कि देखो 2 अंक के आगे में दशमलव लगेगा, एक अंक ये है एक अंक ये है, तो क्या आया उत्तर? 1। तो 1 कम हो जाएगा जो उत्तर आया, तो 22 आया था वो 1 कम कर देंगे, कितना आएगा? 21 वर्ग मीटर। कौन में है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। ध्यान से देखो, पहले क्या करना है, ये लंबाई एक ठो आयत लंबा है, आड़ी है, तो उस लंबे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो लंबाई प्रश्न में दिया है आयत का 8 मीटर, चौड़ाई यहाँ बगल में दिया है 2.5 मीटर, गुणा कर लिए क्या आया? 20 वर्ग मीटर। फिर खड़ी वाले आयत का, खड़ी वाले आयत का देखो चौड़ाई दिया है आयत का 5 मीटर और इसका चौड़ाई है यहाँ 0.4 मीटर। तो बस 5 मीटर से इसका गुणा किए क्या आया? 2 वर्ग मीटर, और दोनों को जोड़ दिए क्या आया? 22 वर्ग मीटर। अब ये जो बीच वाला जगह होता है वो 2 बार जोड़ा जाता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बीच वाले का। तो ये जो आड़ी वाले आयत का जो चौड़ाई है वो खड़ी वाले आयत का जो चौड़ाई है वो, उनका गुणा कर लेना तो उत्तर आ जाता है कितना हुआ है ये बीच वाला भाग, बस उसको घटा देना तो उत्तर आ जाएगा। 1 से 99 तक की गणना में यानी गिनती में दहाई के कुल अंक होते हैं। यानी दहाई 1 से लेकर 99 तक लिखोगे तो दहाई में कितना ठो अंक लिखा जाता है ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर है बच्चों 90। कैसे भाई? 1 से 99 तक कुल संख्या कितना होता है? 99 ठो संख्या रहेगा 1 से 99 तक। लेकिन तुम लोग देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यहाँ तक तो दहाई में अंक ही नहीं होता ना, इकाई में ही अंक होता है। तो 9 संख्या कम नहीं हो गए जी, 1 से 99 तक 99 संख्या हो गया। अब 9 संख्या में दहाई के स्थान पर अंक भी नहीं रहता, तो 9 संख्या घटा दो तो 99 में 9 कम हो गया, क्या आ गया? 90। तो कुल 1 से लेकर 99 तक 90 ऐसे संख्या हैं जिनके दहाई के स्थान पर अंक होते हैं, तो 90 अंक ही होगा कुल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलो ये प्रश्न देखो, एक दुकानदार ने 40.50 प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी खरीदकर 15 किलोग्राम चीनी 630 रुपये में बेच दी। सौदे में कुल लाभ कह रहा है। लाभ माने होता है बच्चों विक्रय मूल्य, यानी कितना में बेचा उसमें से हमेशा क्रय मूल्य को घटाते हैं। ठीक, तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य याद करना है, लाभ पता चल जाएगा। कितना किलो चीनी उसने बेचा? 15 किलो, तो खरीदेगा भी 15 किलो। भाई 15 किलो खरीदेगा तभी तो बेचेगा ना। तो 1 किलो का तो दाम पता है ना हमको, 40.5 प्रति किलो का दाम है। 1 किलो का दाम है 40.50 रुपये। तो खरीदा कितना? 15। तो हल कर लेते हैं, 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 और 15 चौक 60, कितना आएगा? 607.50 रुपये में वो खरीदा। अब बेचा कितना में वो जान लेते हैं। तो बेचा कितना में यहाँ लिखा हुआ है 630 रुपये में बेच दिया, ये तो पहले से लिखा है। तो ये 630 रुपये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। खरीदा कितना में, कैसे में जाने, इसको पहले जान लो ना। खरीदा कैसे में जाने, क्योंकि 15 किलोग्राम चीनी बेचा तो इसका मतलब 15 किलो ही खरीदा था। तो 1 किलो का दाम पता है हमको, कितना में खरीदा था वो? 40.50। तो इसके साथ गुणा कर दिए 15 का, 15 शून्य शून्य, 15 पच 75, 5 86 7, इस तरह ये आ गया 15 चौक 60। अब इसमें से घटाते हैं भाई, 607.50, दशमलव बाद इसमें अंक नहीं है तो जीरो करते हैं। चलो घटाओ, ये देखो 10 में से 5 निकले 5, ये 10 में से 8 गया 2, ये 2, ये हो गया 0, 22.50। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न में कठिनाई क्या है ये बता दूं। प्रश्न में कितना किलो खरीदा था ये नहीं दिया है, वहां हमको जानना है कि जितना किलो बेच रहा है उतना ही खरीदेगा। लाभ हानि का नियम कहता है बच्चों, जितना खरीदेंगे उतना पूरा बेचना पड़ेगा, तभी लाभ हानि पता चलता है। तो 15 किलो बेच रहा है, इसका मतलब 15 किलो खरीदा था, पता चल गया। बस 15 का गुणा 1 किलोग्राम का दिया है, प्रति किलोग्राम माने क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो उसके साथ गुणा कर दिए 15 का, तो 15 किलो को उसने कितना में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य कितना था, पता चल गया। चूंकि विक्रय मूल्य पहले से दिया था तो हमको क्रय मूल्य ही जानना था, बस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, उत्तर मिल गया लाभ। क्लियर? चलिए आज के इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? तो शून्य में कह रहा है, माने शून्य एक भाज्य के रूप में है। अब कोई भी संख्या से तुम भाग करो तो देखो 3 शून्य, शून्य में किसी संख्या से भाग किए तो क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब इसी का उल्टा करके बताता हूं। शून्य से अगर लिखा रहता किसी संख्या में, यहाँ किसी संख्या में के जगह में लिखा जा सकता है को, इसको भी याद रखना। में लिखा रहेगा या को, तो किसी संख्या में या किसी संख्या को शून्य से भाग करने पर प्राप्त होता है। चलो आप लोग कमेंट करो क्या प्राप्त होता है। किसी संख्या में या को शून्य से भाग करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? इसी 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी का शून्य। हाँ, और कमेंट करो और को बच्चे जो जानते हो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक। और ऑप्शन नंबर ए।
कौन बोला ऑप्शन नंबर ए? यू। युग 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 सुनवानी, ठीक। चलो ध्यान से सुनो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनंत प्राप्त होगा। मैंने लिखा है किसी संख्या को या में, तो कोई भी संख्या लिख लेता हूं, जैसे मैं एक संख्या 3 लिख लिया। अब शून्य से भाग करना है, शून्य यहाँ भाजक के रूप में रहेगा। तो क्या शून्य से तुम कितना भी भाग कर लो, कितना भी बार पहाड़ा पढ़ लो, ये 3 कभी विभाजित होगा? 3 शेष फल हमेशा बचा ही रहेगा, 3 कभी विभाजित हो ही नहीं सकता। 3 क्या, संसार का कोई भी संख्या यहां रखो शून्य को छोड़ के, समझ गए? यहां किसी भी संख्या में कह दे तो शून्य को छोड़ के चाहे तुम किसी भी संख्या को लिख लो, शून्य से अगर भाग करोगे यानी शून्य भाजक के रूप में रहेगा, तो भागफल हमेशा अनंत, या कह सकते हैं अनंत को ही बोला जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित हो उत्तर आएगा। तुम लोग को उल्टा क्यों पूछा? तुम लोग को ध्यान में रखना था, 0 कैसे आएगा। शून्य से किसी संख्या को भाग करोगे तो वो संख्या कभी विभाजित होगा ही नहीं, शेष फल के रूप में हमेशा बचा ही रहेगा, क्योंकि शून्य का लाखों बार पहाड़ा पढ़ लो शून्य ही आएगा, और उस संख्या से शून्य को घटाओगे तो संख्या बचा ही रहेगा। तो वो अनंत बार भी पहाड़ा पढ़ोगे तो भी शेष फल बचा ही रहेगा, कटेगा ही नहीं। इसीलिए वो अपरिभाषित कहलाता है या अनंत कहलाता है। अनंत की जगह में अपरिभाषित भी लिखा जा सकता था। तो याद रखो बच्चों, शून्य से अगर भाग कर रहे हो, शून्य को भाजक रखे हो तो अनंत अपरिभाषित, लेकिन शून्य को भाज्य रखे हो, भाज्य की जगह में, यानी शून्य को या में लिखा रहेगा, शून्य के आगे को या में लिखा रहेगा तो उत्तर 0 है। दोनों के अंतर को याद रखो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का जो ऑनलाइन क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं।